क्या कभी मन में ये विचार आता है कि इंसान का जो सबसे बड़ा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है ना, मतलब खतरे से बचने की जो हमारी सबसे नेचुरल और बुनियादी फितरत होती है, वही असल में हमारी मौत का कारण बन जाए तो? ये तो सोचने में ही बहुत अजीब और डरावना लगता है। है ना? मतलब जरा कल्पना कीजिए कि कोई इंसान एक खतरे से बचने के लिए एक दरवाजा बंद करता है और मारा जाता है, और वहीं कोई दूसरा इंसान उसी खतरे से बचने के लिए दरवाजा खुला छोड़ता है और वो भी मारा जाता है। अच्छा, तो मतलब आप चाहे जो भी करें नतीजा वही होना है। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसी ही खौफनाक मनोवैज्ञानिक पहेली को डिकोड करने वाले हैं। रात के ठीक 11 बजे का समय है। शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी का बनी पुरानी हवेली, और करण नाम का एक युवा पत्रकार है जो एक गुमशुदा चित्रकार की तलाश में वहां रुकता है। हाँ, ये कहानी सच में बहुत दिलचस्प है। और ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये इस बात का एक पूरा मास्टर क्लास है कि कैसे कोई जगह किसी इंसान के दिमाग को हैक करके उसके ही बचाव के तरीकों को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। और जो बात यहाँ सबसे ज्यादा आकर्षक है वो ये है कि इस कहानी में जो डर है ना, वो किसी भूत या चुड़ैल के अचानक सामने आ जाने से पैदा नहीं होता है। सही कहा। कोई जंप स्केयर नहीं है यहाँ। बिल्कुल। हम आज जिस एनाटॉमी को समझने वाले हैं वो ये है कि कैसे कुछ बहुत ही साधारण सी चीजें, जैसे कोई आवाज हो गई या कोई चेतावनी या फिर एक अधूरा चित्र, ये सब हमारे दिमाग के उस हिस्से को ट्रिगर करते हैं जो तर्क और लॉजिक को संभालता है। और जब लॉजिक काम करना बंद कर देता है तब क्या होता है? तब जो डर पैदा होता है ना, वो सबसे गहरा और आदिम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस डर की नींव तो कहानी की शुरुआत में ही रख दी जाती है ना। हाँ, वो चेतावनी वाले हिस्से में। हाँ, करण उस हवेली में रुकता है और हवेली का मालिक उसे एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त चेतावनी देता है कि रात के समय दूसरे तल पर जाना सख्त मना है। एक बहुत ही साफ बाउंड्री खींच दी गई थी। अब कोई सामान्य इंसान होगा तो इस चेतावनी को सुनकर अपने कमरे में चुपचाप सो जाएगा, है ना? लेकिन करण एक पत्रकार है। वो रात के ठीक 11 बजे अपनी धीमी रोशनी वाली टॉर्च उठाता है और सीधा उसी दूसरे तल की ओर चल देता है। क्योंकि उसे लगता है कि उसका जवाब वहीं छिपा है। हाँ, मुझे तो ये चेतावनी किसी खतरे के साइन बोर्ड जैसी कम और एक जादूगर की उस ट्रिक जैसी ज्यादा लगती है, जहां वो आपको ये एहसास कराता है कि आप अपनी मर्जी से कोई पत्ता चुन रहे हैं, जबकि असल में वो आपको वही पत्ता चुनने पर मजबूर कर रहा होता है जो वो चाहता है। हाँ, बिल्कुल वही। ये जादूगर वाली एनालॉजी बहुत ही सटीक है। मनोविज्ञान में हम इसे रिएक्टेंस थ्योरी कहते हैं। अच्छा, रिएक्टेंस थ्योरी। ये कैसे काम करती है? मतलब जब भी किसी इंसान की आज़ादी पर कोई रोक लगाई जाती है ना, या उसे कुछ करने से मना किया जाता है, तो उसके दिमाग में एक बहुत ही तीव्र मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया होती है। वो बगावत करना चाहता है। सही कहा। वो उस वर्जित काम को करने के लिए और ज्यादा प्रेरित हो जाता है, ताकि वो अपनी आज़ादी और अपने नियंत्रण को दोबारा स्थापित कर सके। हवेली का मालिक उसे सिर्फ रोक नहीं रहा था, तो वो क्या कर रहा था? वो अनजाने में या शायद जानबूझकर करण के दिमाग में एक मनोवैज्ञानिक फनल तैयार कर रहा था। लेकिन जरा रुकिए, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। अच्छा, क्यों? मतलब करण कोई नासमझ बच्चा तो है नहीं जिसे आपने आग छूने से मना किया और वो दौड़कर वही करेगा। वो एक पत्रकार है यार। उसका दिमाग तो तथ्यों और लॉजिक पर काम करता है ना। हाँ, ये बात भी है। तो क्या उसका रैशनल दिमाग उसे ये नहीं बताएगा कि एक सुनसान पहाड़ी पर बनी हवेली में अगर कोई स्थानीय व्यक्ति किसी जगह जाने से मना कर रहा है तो वहां सच में कोई भौतिक खतरा हो सकता है, जैसे जर्जर फर्श हो गया या कोई जंगली जानवर हो सकता है। वो सीधा उस जाल में क्यों कूद पड़ता है? यहीं पर इंसान का एक और मनोवैज्ञानिक पहलू खेल में आ जाता है, जिसे हम कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। कन्फर्मेशन बायस मतलब जो हम पहले से मानते हैं उसी को सच मान लेना। बिल्कुल। आप करण का एजेंडा देखिए। वो वहां एक गुमशुदा चित्रकार की कहानी कवर करने आया है। उसके दिमाग में पहले से ये थ्योरी चल रही है कि इस हवेली में कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। ओह अच्छा, तो जब हवेली का मालिक मना करता है तो करण का दिमाग उसे किसी खतरे की चेतावनी के रूप में प्रोसेस ही नहीं करता। वो उसे अपने शक की पुष्टि यानी कन्फर्मेशन के रूप में देखता है। उसका पत्रकारिता वाला दिमाग सोचता है कि अगर मुझे वहां जाने से रोका जा रहा है मतलब चित्रकार का रहस्य वहीं पर है। बिल्कुल। वो चेतावनी उसके लिए कोई स्टॉप साइन नहीं थी, वो तो एक दिशा निर्देश बन गई थी। क्या बात है। तो हवेली ने बिना कोई भूत दिखाए सिर्फ एक वाक्य से करण को उस जगह पहुंचा दिया जहां वो उसे चाहती थी।
और जैसे ही करण उस वर्जित से क्षेत्र यानी दूसरे तल की लकड़ी की घुमावदार सीढ़ियों पर कदम रखता है ना, कहानी हमारी इंद्रियों के साथ खेलना शुरू कर देती है। हाँ, यहाँ का जो माहौल बनाया गया है वो बहुत शक्तिशाली है। मतलब उसकी धीमी रोशनी वाली टॉर्च है, वो जैसे ही पहला कदम रखता है, सीढ़ी के हर पायदान से चर्र की एक भयानक आवाज आती है, तो सन्नाटे को एकदम से चीर देती है और करण की धड़कनें बढ़ा देती है। और उसके साथ ही हवा में जो नमी और पुरानी धूल की गंध है। हाँ हाँ, वो भी। यहाँ ना सेंसरी आइसोलेशन का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। जब आप अंधेरे में होते हैं तो आपकी आंखों के काम करने की क्षमता कम हो जाती है ना? हाँ, रोशनी कम होने की वजह से। हाँ, तो इसकी भरपाई के लिए आपका दिमाग आपकी बाकी इंद्रियों को, जैसे सुनने और सूंघने की शक्ति को बहुत ज्यादा अति संवेदनशील बना देता है। मतलब उसे हर छोटी आवाज और गंध ज्यादा महसूस होने लगती है। बिल्कुल। वो नमी और धूल की गंध सिर्फ एक डरावना माहौल नहीं बना रही है, वो करण के अवचेतन मन को ये डेटा दे रही है कि ये जगह समय के साथ जम चुकी है, कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया है। हाँ, यहाँ जीवन नहीं है। ये गंध एक बायोलॉजिकल सिग्नल है कि वो एक ऐसी जगह प्रवेश कर रहा है जो इंसानों के लिए बनी ही नहीं है। बाप रे। और वो जो सीढ़ियों की चर्रर की आवाज है, उसका क्या? वो आवाज करण के अकेलेपन को तोड़ते नहीं है, बल्कि उसे और ज्यादा प्रखर बना देती है। वो कैसे? मतलब वो चर्रर की ध्वनि हर कदम पर उसे ये याद दिलाती है कि उसका वजूद उस सन्नाटे में घुसपैठ कर रहा है। वो चाह कर भी खुद को छिपा नहीं सकता। वो आवाज उसे हर पल एक्सपोज कर रही है। कई बार देखा गया था। हाँ, जैसे वो दरवाजे के पास पहुंचता है, उसे अचानक अंदर से कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है, धम, और करण का पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। ये धम की आवाज कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। लेकिन मैं यहाँ फिर से एक सवाल उठाना चाहूंगा। हाँ, पूछिए। मतलब पुरानी इमारतों में तो लकड़ियां सिकुड़ती हैं, पुराने पाइप होते हैं, चूहे या कोई जानवर हो सकते हैं। उसने सोचा भी कि कोई जानवर होगा, तो एक पत्रकार के तौर पे सिर्फ एक धम की आवाज सुनकर उसे लकवा मार जाने जैसी हालत क्यों हो जाती है? ये तो सिर्फ एक आवाज है ना। क्योंकि वो आवाज एक कॉन्टेक्स्ट में आ रही है, और डर कभी भी चीजों में नहीं होता। डर हमेशा उस कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ में होता है। मतलब वो 20 साल वाली बात। बिल्कुल। हवेली के मालिक ने स्पष्ट रूप से बताया था कि इस तल पर पिछले 20 सालों से किसी को आने की इजाजत नहीं है। वो कमरा 20 सालों से पूरी तरह से सील है। जब आप जानते हैं कि कोई जगह 20 साल से बंद है, तो आपका दिमाग वहां के लिए भौतिकी के कुछ नियम तय कर लेता है। एक बंद और निर्जीव कमरे में काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती। हाँ, वहां चीजें अपने आप तो नहीं गिर सकती। सही कहा। इसलिए जब वो धम की आवाज सुनता है ना, तो उसका दिमाग ये प्रोसेस नहीं कर रहा होता कि अंदर कोई जानवर है। तो वो क्या सोच रहा होता है? उसका दिमाग ये प्रोसेस कर रहा होता है कि अंदर कुछ ऐसा है जिसने मेरे द्वारा स्थापित भौतिकी के नियमों को ही तोड़ दिया है। ये एक ऐसी विसंगति है जिसे उसका तर्क संगत दिमाग हल ही नहीं कर पा रहा है। और जहां तर्क काम करना बंद करता है, वहां आदिम खौफ जन्म लेता है। बिल्कुल। ये सच में बहुत ही गहरी बात है। आवाज का डर नहीं है, बल्कि उस आवाज के पीछे के असंभव लॉजिक का डर है। और फिर वो एक ऐसा कदम उठाता है जो कहानी को एक नया मोड़ देता है। वो दरवाजा खोलता है। हाँ। वो उस कमरे के दरवाजे के हैंडल को छूता है। हाँ। और वो हैंडल एकदम ठंडा था। ये भी एक टैक्टाइल यानी स्पर्श से जुड़ा डर है ना। हाँ। हम अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि ठंडा लोहा इंसान के भीतर कैसे सर्वाइवल रिफ्लेक्स को जगाता है। वो धीरे से दरवाजा धकेलता है। कमरे के अंदर घुप अंधेरा है, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी सीधे दीवार पर पड़ती है और वहां एक अधूरा चित्र दिखाई देता है। वो चित्र इस कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है। सच में, चित्र में एक महिला थी जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और वो डर से चीख रही थी। ये देखकर करण को अजीब सी बेचैनी होती है। कला या कोई भी पेंटिंग आमतौर पर समय को एक पल में फ्रीज करने का काम करती है ना? है ना? लेकिन यहाँ वो चित्र अधूरा है। और अधूरापन हमें परेशान करता है। बिल्कुल। अधूरापन हमेशा इंसान के दिमाग में एक बेचैनी पैदा करता है, क्योंकि हमारा दिमाग हर चीज का एक अंत देखना चाहता है, जिसे हम जेस्टाल्ट साइकोलॉजी में क्लोजर की जरूरत कहते हैं। अच्छा, क्लोजर मतलब काम पूरा होना चाहिए। हाँ, चित्र का अधूरा होना ये साबित करता है कि चित्रकार ने अपनी मर्जी से काम नहीं रोका था, उसे रोका गया था। और वो चीखती हुई महिला? वो सिर्फ एक विषय नहीं है, वो चित्रकार की मानसिक स्थिति का एक दस्तावेज है। चित्रकार ने उस खौफ को कैनवस पर उतारने की कोशिश की थी जो उसने खुद उस कमरे में महसूस किया था। बाप रे।
लेकिन करण सिर्फ वो चित्र नहीं देखता है, फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ती है। एक पुरानी डायरी खुली पड़ी थी जिसके पन्ने बिखरे हुए थे। चित्रकार की डायरी। हाँ, करण ने डायरी उठाई और जब वो उसे पढ़ता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे ये कोई साधारण सुराग नहीं है। तो आपको क्या लगता है? ये मुझे गहरे समुद्र में पाई जाने वाली उस एंगुलर फिश की याद दिलाता है। एंगुलर फिश के सिर पर एक चमकती हुई रोशनी होती है ना, जिसे देखकर छोटी मछलियां उसकी ओर खींची चली आती हैं और फिर वो उन्हें खा जाती है। मुझे लगता है कि ये घर सिर्फ भूतिया नहीं है, ये एक शिकारी की तरह काम कर रहा है और वो डायरी उसका चारा है। ये एक बहुत ही शानदार तुलना है, लेकिन मैं कहूंगी कि ये एंगलर फिश से भी ज्यादा खतरनाक है। वो कैसे? एंगलर फिश तो शिकार की भूख का फायदा उठाती है ना, लेकिन ये कमरा करण की बौद्धिक भूख और उसकी सहानुभूति का इस्तेमाल कर रहा है। वो एक पत्रकार है, वो शब्दों की तरफ खिंचता है। हाँ, शब्दों की सिल्लत है। और डायरी के आखिरी पन्ने पर चित्रकार की कांपती हुई हैंडराइटिंग में जो शब्द लिखे थे वे किसी भी तर्कशील इंसान की दुनिया हिला देने के लिए काफी हैं। उन शब्दों को अगर हम ध्यान से देखें, चित्रकार ने लिखा था, वो मुझे देख रही है, मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया, पर अब वो कमरे के बाहर है, दरवाजा लॉक नहीं हो रहा है। ये शब्द बहुत ही डरावने हैं। मतलब जब मैं इसे पढ़ता हूं ना तो मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है। मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया, पर अब वो कमरे के बाहर है। यार, ये वाक्य स्पेस और डायमेंशन के हमारे बुनियादी फंडे को ही चकनाचूर कर देता है। अगर कोई चीज अंदर बंद है तो वो बाहर कैसे हो सकती है? और यही वो बिंदु है जहां कमरा करण के दिमाग को पूरी तरह से तोड़ देता है। कैसे? चित्रकार जिस भी चीज से बचने की कोशिश कर रहा था वो कोई भौतिक इकाई नहीं थी जिसे आप दरवाजे या दीवारों से रोक सकें। ये वाक्य एक ऐसा विरोधाभास है जो इंसान को बेबस कर देता है। और सबसे भयानक हिस्सा तो वो है कि दरवाजा लॉक नहीं हो रहा है। बिल्कुल। जरा उस चित्रकार की स्थिति की कल्पना कीजिए। मौत सामने खड़ी है, वो दरवाजे की कुंडी लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैकेनिज्म काम ही नहीं कर रहा है। वो बेबसी, वो लाचारी। जब आपका सबसे भरोसेमंद बचाव का तरीका ऐन मौके पर आपको धोखा दे दे, वो चीखती हुई पेंटिंग असल में चित्रकार की खुद की उस पल की लाचारी का ही अक्स है। और अब हम कहानी के उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। जैसे ही करण ने ये पढ़ा, उसे अपने ठीक पीछे उसी घुप अंधेरे कमरे में किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। ये वो पल है जहां कहानी मनोवैज्ञानिक डर से सीधे भौतिक खतरे में बदल जाती है। हाँ, अब तक डर सिर्फ दिमाग में था, एक पुरानी डायरी के शब्दों में था, लेकिन अब खतरा ठीक उसके पीछे खड़ा है। करण की हिम्मत नहीं होती कि वो पलट कर देखे। वो धीरे से टॉर्च को डायरी से हटाकर कमरे में घुमाता है और रोशनी उस दरवाजे पर पड़ती है जिससे वो अंदर आया था। और यहीं पर हवेली अपने उस एंगलर फिश वाले जाल को पूरी तरह से बंद कर देती है ना? बिल्कुल, क्योंकि जो दरवाजा करण ने जानबूझकर आधा खुला छोड़ा था ताकि वो भाग सके। हाँ, वो दरवाजा अब अंदर से बंद है। और इतना ही नहीं, उस दरवाजे की कुंडी पर खून के ताजा धब्बे हैं। ये खून के धब्बे दर्शाते हैं कि अतीत और वर्तमान अब एक हो चुके हैं। लेकिन बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती है। करण को लगता है जैसे उसका गला सूख गया है। वो मुड़ने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर सामने दीवार पर पड़े उस अधूरे चित्र पर जाती है, और जो वो देखता है वो भौतिक विज्ञान और इंसान की सहन शक्ति की सारी हदें पार कर देता है। हाँ, वो पेंटिंग बदल चुकी है। उसने महसूस किया कि चित्र की काली आंखें जो पहले चीख रही थीं, अब वो उसे घूर रही थीं। मतलब वो अपनी जगह से खिसक चुकी हैं। इस दृश्य को समझना बहुत जरूरी है। इसे मनोविज्ञान और रोबोटिक्स में अनकैनी वैली का प्रभाव कहा जाता है। अनकैनी वैली? ये क्या होता है? हमारा दिमाग इंसानों और निर्जीव चीजों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींचता है। जब कोई निर्जीव चीज जैसे कोई पुतला हो गया या कोई पेंटिंग वो अचानक इंसानों जैसा व्यवहार करने लगता है तो हमारे दिमाग का थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम एकदम पागल हो जाता है। तो अच्छा, तो पेंटिंग का हिलना उस सिस्टम को ट्रिगर करता है। हाँ, एक पेंटिंग को स्थिर होना चाहिए ना। जब चित्र की आंखें करण की ओर घूमती हैं तो ये सिर्फ एक डरावना दृश्य नहीं है, ये करण के लिए वास्तविकता के ताने बाने का फटना है। उसका दिमाग चिल्ला रहा है कि ये असंभव है, लेकिन उसकी आंखें दिखा रही हैं कि ये हो रहा है। बिल्कुल, वो कला अब सिर्फ अतीत का कोई दस्तावेज नहीं रही, वो वर्तमान का एक जिंदा और खतरनाक गवाह बन चुकी है। और वे आंखें करण को ये बता रही हैं कि अब वो भी उस कहानी का हिस्सा बन चुका है, बिल्कुल उस गुमशुदा चित्रकार की तरह। और ये बात साबित भी हो जाती है, क्योंकि उन घूरती हुई काली आंखों के ठीक नीचे पेंट में अचानक एक नया संदेश उभर कर आता है, जो करण के लिए था। हाँ, संदेश में लिखा था,
तुमने दरवाजा बंद नहीं किया। ये बहुत ही खौफनाक है। मतलब जब मैंने पहली बार ये पढ़ा ना, तो मुझे एक पल के लिए रुकना पड़ा। ये सिर्फ एक भूतिया संदेश नहीं है, ये एक ताना है। हवेली करण के तरीके पर ही उसे ताना मार रही है। बिल्कुल। और इससे पहले कि करण कुछ समझ पाता, कमरे में एकदम अंधेरा छा जाता है। टॉर्च उसके हाथ से छूट जाती है और एक तीखी चीख हवेली के उस सन्नाटे में गुम हो जाती है। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन हमारे लिए असली चर्चा तो अब शुरू होती है। इस पूरी घटना का मैकेनिज्म बहुत ही जटिल है। हाँ, मतलब करण की मौत सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि वो गलत जगह पर था। तो फिर कैसे हुई? चलिए इस जाल की पूरी संरचना को समझते हैं। अगर हम दोनों किरदारों की, मतलब चित्रकार और करण की तुलना करें, तो हमें हॉरर और मनोविज्ञान का एक बहुत ही शानदार विरोधाभास देखने को मिलता है। वो विरोधाभास क्या है? देखिए, चित्रकार के साथ क्या हुआ था, उसने अपनी डायरी में लिखा कि उसने खतरे को कमरे में बंद कर दिया, लेकिन वो बाहर था। और चित्रकार की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जब वो बचना चाहता था तो उसका दरवाजा लॉक नहीं हो रहा था। मतलब उसने खुद को बचाने के लिए दरवाजा बंद करने की रणनीति अपनाई थी। बिल्कुल। और उसी रणनीति के फेल होने से उसकी जान गई। अब दूसरी तरफ करण को देखते हैं। करण ने चित्रकार की गलती नहीं दोहराई। करण जब कमरे में घुसा तो उसने जानबूझकर दरवाजा आधा खुला छोड़ दिया। हाँ, ये उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था। उसे लगा कि अगर कोई खतरा हुआ तो वो तुरंत भाग निकलेगा। लेकिन उसी खुले दरवाजे ने खतरे को, जो शायद बाहर था, कमरे के अंदर आने का रास्ता दे दिया। और यही इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हाँ, हवेली इंसान को ये भ्रम देती है कि वो स्थिति को नियंत्रित कर सकता है। मतलब आप ये कह रही हैं कि हवेली ये देखती है कि इंसान का सबसे मजबूत डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, और फिर उसी डिफेंस का उसका हथियार बना देती है। बिल्कुल सही। इंसान को लगता है कि अगर वो तर्कसंगत फैसले लेगा तो वो सुरक्षित रहेगा। चित्रकार ने खतरा देखकर खुद को बंद करना चाहा, जो एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। और करण ने भागने का रास्ता खुला रखना चाहा, जो एक पत्रकार की चतुर रणनीति है। लेकिन हवेली ने इन दोनों रणनीतियों को ही उनकी मौत का कारण बना दिया। वो जो संदेश था ना, तुमने दरवाजा बंद नहीं किया, वो सिर्फ एक डरावना वाक्य नहीं है। वो करण की उस चतुराई का मजाक उड़ा रहा है जिस पर उसे इतना भरोसा था। हाँ, हवेली ने खुले दरवाजे का इस्तेमाल करके करण को फंसाया, जबकि चित्रकार को बंद दरवाजे ने धोखा दिया था। तो ये बात हमें एक बहुत ही भयानक और बेचैन कर देने वाले निष्कर्ष पर ले जाती है। पूरी कहानी में हम ये मानकर चल रहे थे कि अगर करण सही फैसले लेता या अगर वो चेतावनी मान लेता तो शायद वो बच जाता। लेकिन क्या सच में ऐसा है? वही तो। इन दोनों मौतों के पैटर्न को देखकर एक सवाल उठता है जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। बंद दरवाजा हो या आधा खुला दरवाजा हो, क्या उस दूसरे तल पर कदम रखने के बाद बचने का कोई भी विकल्प सच में मौजूद था? ये बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर इंसान की अपनी पसंद, उसका ये सोचना कि वो सही फैसला लेकर किसी बुरी ताकत को हरा सकता है, यही उसका सबसे बड़ा भ्रम है। शायद इंसान का नियंत्रण सिर्फ एक दिखावा है। बिल्कुल। जब रात के 11 बजे करण ने सीढ़ी के उस पहले पायदान पर कदम रखा और वो छर्रर की आवाज आई, तो क्या वो आवाज सिर्फ लकड़ी की सीढ़ी की थी या उसके बचने के सारे रास्तों के हमेशा के लिए बंद हो जाने की? शायद कुछ चेतावनियां किसी रहस्य को छुपाने के लिए नहीं होती। तो किस लिए होती हैं? शायद वे सिर्फ ये बताने के लिए होती हैं कि एक बार जब आप उस सीमा को पार कर लेते हैं तो ये मायने नहीं रखता कि आपका दरवाजा खुला है या बंद, क्योंकि शिकार तो आप उसी पल बन चुके होते हैं। और इसी भयानक विचार के साथ हम अपनी आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सोचने वाली बात है कि क्या हम अपने डर से बच रहे हैं या खुद ही उसके जाल में कदम रख रहे हैं।